Hello students, welcome to my channel Education Life. Myself Rishika and here is the video for you. And guys, in this video we are going to see your 7th lesson of history, that is science and technology. And guys, मैंने इसके दो पार्ट किए हैं and this is the first part and I will make the second part very soon. And if you like the video, please press the like button and share my video. And if you're new to my channel, please subscribe my channel for search for the video. So let's start with the explanation now. So guys, here is a lesson, that is 7th lesson, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हमने जितना लॉकडाउन में हमने समझा होगा, आई थिंक सो कि हमने पहले कभी उतना उस पर ध्यान नहीं दिया होगा. रिलेटेड टू सिर्फ मोबाइल फ़ोन से नहीं, और भी टेक्नोलॉजी के कितने सारे यूजेस हैं, ये हमें कोरोना के टाइम या लॉकडाउन के टाइम ज़्यादा समझ में आया है. सो बेसिकली इंडिया में ये चीज़ें कब से प्रोग्रेस में आई, यस इंडिया में कहाँ कहाँ से किन किन चीज़ों में सक्सेस पाई है. ओके, इस लेसन में हम वो देखेंगे. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी इंडियाज़ अचीवमेंट इन द एरिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो हम यहाँ पर अचीवमेंट का मतलब सक्सेस होता है. इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि इंडिया ने सक्सेस कैसे पाया, ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में. Also, we are going to learn about the important institutions in the area of science and technology and their contribution. और आप जो मेन institutions हैं, ओके, जो संस्थाएं हैं, इम्पॉर्टेंट मेन जो संस्थाएं हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में काम करती हैं और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है वो आप पढ़ोगे. सो नंबर 1 इज़ इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन. India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru wanted to nurture a scientific temper and bring about nation's progress. So हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने वो क्या चाहते थे, नर्चर मीन्स केयर करना, एंड साइंटिफिक टेम्पर मतलब ना कोई भी ऐसा एक पर्सन जो अपने लाइफ में ओके ज़्यादातर साइंटिफिक मेथड को या फिर साइंटिफिक थॉट को ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंस देता हो. ओके, सो यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ऐसा सोचा कि हमें क्या करना है, अपने नेशन को साइंटिफिक मेथड के ज़रिए, उनकी साइंटिफिक थाट्स हो उस लाइन में, उस फील्ड में वो चाहते थे कि हमारे नेशन का प्रोग्रेस हो, हमारे कंट्री का प्रोग्रेस हो. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू और परस्पेक्टिव आप बोल सकते हो, ही सेट अप द इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑन 10 अगस्त 1948. सो उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू के तहत उन्होंने क्या किया, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया. कब बनाया, ठीक हमारे आज़ादी के एक साल बाद 1948 10 अगस्त को बनाया गया. डॉक्टर होमी भाभा वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमीशन एंड मिस्टर डॉक्टर होमी भाभा वो जो सबसे पहले चेयरमैन बने उस कमीशन के. ओके, इज़ द लीडर. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन वॉज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी, इंक्रीज द यील्ड मीन्स प्रोड्यूस ऑफ फूड ग्रेन्स एंड मेक देम लास्ट लॉन्गर, सेट अप द टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग दिस एंड डेवलपिंग नैनो टेक्नोलॉजी. सो ऑब्जेक्टिव मीन्स बेसिकली इस कमीशन का क्या काम था, जो इंडियन एटॉमिक जो कमीशन थी उसका क्या काम था, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना. एटॉमिक एनर्जी ये मीन्स अगर पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ हो, अगर शांतिपूर्ण तरीके के लिए यूज़ हो तो ये बहुत हेल्पफुल है. ये कोई भी कंट्री के, कोई भी किसी भी देश के डेवलपमेंट में ये बहुत हेल्प कर सकती है. वैसे ही इस कमीशन ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना इसका काम था. और फूड ग्रेन्स जो होते हैं, ऐसा नहीं कि एटॉमिक एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के काम आती है, फूड ग्रेन्स वगैरह में भी और अदर टेक्नोलॉजी में भी बहुत हेल्पफुल है. सो बेसिकली इस कमीशन का काम था इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना और फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना, और उसे क्या करे कि वो ज़्यादा दिन तक सेफ रहे, प्रिजर्व होके रहे. ओके, ये सारे काम वो कर रहे थे. एंड नैनो टेक्नोलॉजी मतलब होता है ना बहुत ही छोटी टेक्नोलॉजी, जैसे कि आजकल आप देख सकते हो चिप वगैरह जैसे आता है. यस, सो आगे के टाइम, आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें ही होने वाली हैं. जैसे कि जो भी टेक्नोलॉजी आएंगे वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से बने रहते हैं, बहुत ही माइक्रो, बहुत ही छोटा रहता है वो सारी चीज़ें से बनना. जैसे आप एटम वगैरह जानते हो, एटम्स जैसे होते हैं उसे बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी. ऐसी टेक्नोलॉजी जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनती है. ओके, सो उसको डेवलप करना इस कमीशन का काम था. इन 1956 द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेट अप अप्सरा अ न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब होता है अ वेरी लार्ज मशीन दैट प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी. जो न्यूक्लियर एनर्जी बनाती है उस मशीन को बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर. फंक्शनिंग ऑन एटॉमिक एनर्जी. सो 1956 में इस कमीशन ने
इस कमीशन ने, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने एक एटॉमिक एनर्जी सेटअप मीन्स एक न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप किया अप्सरा नाम के, ओके, जिससे एटॉमिक एनर्जी फंक्शन करती हो. So you are well known with the atomic energy and nuclear energy. Atomic energy का uses कोई भी country में for the unpeaceful और peaceful uses के लिए भी हो सकता है. Basically peaceful uses के लिए इसे किया जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत हेल्प मिलती है. ओके, सो दैट इज़ द ओनली यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी यू कैन से. एंड so let's continue. In 1969 an atomic power station was set up at Tarapur. 1969 में एक एटॉमिक पावर स्टेशन बनाया गया जहाँ पर एटॉमिक एनर्जी क्रिएट होती थी. कहाँ पर? तारापुर में. A reactor research center was set up at Kalpakkam in Tamil Nadu to successfully use thorium for generating atomic power. थॉरियम का मतलब क्या होता है? थॉरियम मतलब ये एक अलॉइंग मेटल है. अलॉइंग मेटल मीन्स जिसे एक मेटल में एक सब्सटेंस क्रिएट किया जाता हो एक और दो मेटल्स को मिलाकर. तो इसे मैग्नीशियम के साथ मिलाया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम का टेम्परेचर हाई करते टाइम ये उसे ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है. ओके, सो थॉरियम के यूज़ करके एटॉमिक पावर जनरेट कर सके. ऐसा रिएक्टर रिसर्च सेंटर कहाँ पर सेटअप किया गया? कलपक्कम, तमिलनाडु में. द रोल ऑफ रिएक्टर्स इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेवलपिंग एटॉमिक पावर. रिएक्टर्स का जो रोल होता है, ओके, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है एटॉमिक पावर को डेवलप करने में. फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग द हैवी वाटर नीडेड फॉर द जनरेशन ऑफ एटॉमिक पावर वर सेटअप एट वडोदरा, थलचेर, टूटीकोरिन, कोटा एक्सेट्रा. सो यहाँ पर ऐसी फैक्ट्रीज जो कि हैवी वाटर बना रही थी फॉर दी एटॉमिक पावर को जनरेट करने के लिए. बेसिकली हमें वाटर हम बहुत हेल्प करता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि टरबाइन को जब हम जनरेटर से ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टरबाइन एंड जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है. सो ये सारे सेटअप करने के लिए वडोदरा, थलचेर, टूटीकोरिन, कोटा में सेटअप किया गया. एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड heavy water projects were set up to carry out research on manufacturing heavy water within country. So हमारे कंट्री के अंदर ही कैसे हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हैवी वाटर, मीन्स कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर. इसे समझने के लिए, इस पर रिसर्च करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया, हैवी वाटर प्रोजेक्ट. इट वॉज लेटर रीनेम्ड हैवी वाटर बोर्ड. बाद में इसका नाम चेंज कर हैवी वाटर बोर्ड रख दिया गया. ओके, नेक्स्ट इज ध्रुव न्यूक्लियर रिएक्टर. इन 1985 अ कम्प्लीटली इंडियन मेड न्यूक्लियर रिएक्टर कॉल्ड ध्रुव was started at थ्रोम्बे नियर मुंबई. सो एक पूरा कंप्लीट, जैसे कि पहले के टाइम में हमें अगर न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करना होता था तो शायद इंडिया को बाहर कंट्री से हेल्प लेनी होगी न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, ओके, उस मशीन के लिए जिससे न्यूक्लियर एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सके. बट 1985 में पूरे तरह से इंडिया में बना हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर बना जिसका नाम ध्रुवा था, जिसे ट्रोम्बे मुंबई के करीब जो प्लेस है वहाँ पर स्टार्ट किया गया. द Dhruva nuclear reactor uses uranium. Uranium is what? Metal used to produce nuclear energy. Nuclear energy जिस मेटल से बनती है, जिसके हेल्प से बनती है, उसे यूरेनियम कहते हैं. उसे एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता था. एट दिस सेंटर 350 रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस. रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज उन्हें कहते हैं ना, ये ज़्यादातर ना एग्रीकल्चर वगैरह और मेडिकल साइंस को स्टडी करने के लिए हेल्प आता है. ओके, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज इसे प्रोड्यूस किया गया. दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन सेक्टर में इसे यूज़ किया गया. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCIL. This company was set up in 1987 to generate electricity from atomic energy. इस कंपनी को, इसकी स्थापना, इसे क्यों सेटअप किया गया, कब सेटअप किया गया? 1987 में. क्यों? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने के लिए एटॉमिक एनर्जी के हेल्प से. The objective of the company is to master and develop the technology to generate safe, cheap and
environmentally profitable power and make the country self sufficient। तो इसका ऑब्जेक्टिव, ये कंपनी किस ऑब्जेक्टिव से काम करती थी, इसे ऐसा टेक्नोलॉजी बनाना था जो बहुत ही सेफ़ हो, सुरक्षित भी हो, चीप हो, सस्ता हो और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, मीन्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो और साथ ही साथ प्रॉफिटेबल भी हो, ये जिससे प्रॉफिट भी आ सके, ऐसा पावर जनरेट करना, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना जिससे कंट्री खुद में कैपेबल बनेगा। यस, उसे किसी के मोहताज ना रहना पड़े, हमारे देश को किसी के मोहताज ना रहना पड़े, इसके लिए ये कंपनी को खड़ा किया गया। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूक्लियर टेस्ट। यस, परमाणु का जब टेस्ट हुआ, दैट इज़ आप यहाँ पर पढ़ोगे, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरन इट इज़ अ प्लेस। सो सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट, यस, परमाणु जो उसकी मीन्स न्यूक्लियर एनर्जी की जो टेस्टिंग फर्स्ट टाइम कहाँ की गई थी। इंडिया सक्सेसफुली परफॉर्म्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरन in Rajasthan on 18th May 1974 with consonance, means agreement with something, with the policy of using nuclear energy for peaceful purpose। मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी को अनपीसफुल पर्पसेस के लिए भी, फॉर द बैड इफेक्ट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि एटॉमिक बम को बनाने में। यस, जैसे कि आप जानते भी होंगे जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद हिरोशिमा एंड नागासाकी में क्या हुआ था, यस, एटॉमिक बम वहाँ पे डाले गए थे, तो वहाँ की हालत कैसी हो गई थी। सो न्यूक्लियर एनर्जी से एटॉमिक बम भी बनता है। लेकिन इंडिया ने जब सबसे पहले अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, कहाँ पर किया, पोखरन में किया, जो राजस्थान में एक प्लेस है। कब किया, 18 मई 1974 में। बट उन्होंने किस पॉलिसी के तहत किया कि हम इसके गलत इस्तेमाल, हम इसके साथ कोई अनपीसफुल एक्ट नहीं करेंगे, मीन्स हम इसके साथ कोई भी बैड थिंग, कोई भी गलत चीज़ नहीं करना चाहते हैं। इस पॉलिसी के साथ उन्होंने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, ये आपको याद रखना है। एंड अगर आपको याद होगा या फिर आपने एक मूवी आई थी इसके ऊपर परमाणु करके, अगर आपने उसको देखा होगा, सो उसमें बताया गया है हाउ दे हैव डन दैट। ओके, एंड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी। सो मैंने आपको बताया जैसे कि इंडिया ने क्यों किया था, विद द पॉलिसी कि हम इसे पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, शांति बनाए रखने के लिए और अपने खुद कैपेबिलिटी करने के लिए कि हम इंडिया भी कैपेबल है। द रीज़न वाई इंडिया टुक दिस डिसीजन वॉज चाइनाज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एंड पाकिस्तान्स डेस्परेट एफर्ट्स टू एक्योर न्यूक्लियर वेपन्स विद चाइनाज हेल्प। सो इंडिया ने ऐसा डिसीज़न क्यों लिया, क्यों उनको ऐसा डिसीज़न लेना पड़ा, अपना न्यूक्लियर टेस्ट क्यों करना पड़ा, क्योंकि चाइना का न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी। यस, चाइना खुद में कैपेबल था, उसमें ऐसे इतनी कैपेबिलिटी थी। उस चाइना के हेल्प से पाकिस्तान क्या कर रहा था, पाकिस्तान का ये एफर्ट था, वो ये चाहता था कि उसे भी न्यूक्लियर वेपन्स मिल जाए। डॉक्टर होमी सेतना, द चेयरमैन ऑफ द इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एंड डॉक्टर राजा रमनन, डायरेक्टर ऑफ द बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, प्लेड अ मेजर रोल इन कंडक्टिंग दिस न्यूक्लियर टेस्ट। तो इन दोनों पर्सनालिटी ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की कंडक्ट करने का न्यूक्लियर टेस्ट। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी टुक द डिसीजंस ऑफ कैरिंग आउट अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जब हुआ था वहाँ पर, यस, वहाँ पर विस्फोट टाइप होता है। सो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने यह डिसीजन लिया था। पोखरन वॉज चूजन ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड क्राइटेरिया फॉर द लोकेशन ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट। एंड पोखरन को क्यों चुना गया था, क्योंकि वो जो क्राइटेरिया, जो भी चीज़ें उसमें रिक्वायर थी कि ऐसा प्लेस होना चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए, वो उसमें खड़ा उतरा था, इसलिए पोखरन को चूज़ किया गया था। फार अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट एंड नो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स, मीन्स वो पूरे जहाँ पे भी इंसानी इलाका है वहाँ से दूर होना चाहिए, और कोई भी अंडरग्राउंड वहाँ पर कोई भी वाटर रिजर्व्स नहीं होने चाहिए। कैनल्स वगैरह जो होते हैं, यस, वेल, कुआं या फिर अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स वगैरह वहाँ पर नहीं हो, वहीं पर वो कर सकते थे। दैट वाई पोखरन हैज़ chosen for the first nuclear test. So in 1974, when India carried out her first nuclear test at Pokhran, the USA refused to give India the technology for defense-related fields such as space research, communications and missile development. So 1974 में जब पहली बार इंडिया अपना न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा था पोखरन में, तब यूएसए ने इंडिया को जो भी डिफेंस के रिलेटेड, यस, जो भी डिफेंस के रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी के चीज़ें थी, जैसे कि स्पेस रिसर्च,
ये सेंटर वो देना, कम्युनिकेशन और मिसाइल डेवलपमेंट की चीज़ें देना, वो उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि ऐसी एक स्पेस देना पड़ता है, एक रिसर्च सेंटर देना पड़ता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें कर सके। एज ए रिजल्ट इंडिया अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ डेवलपिंग इट्स ओन मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द यूएसए। सो इंडिया ने तब क्या सोचा कि अब वो खुद जैसे मिसाइल वगैरह लॉन्च करने के लिए प्रॉपरली हमारे पास सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। हम ऐसे मिसाइल वगैरह लॉन्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। आप जानते भी होंगे एक ही मिसाइल को लॉन्च करने में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। सो इंडिया ने उसके बाद क्या किया, अपने खुद का मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, यूएसए पे डिपेंड ना होना पड़े इसलिए। Thus, India joined the rank of nation like the USA, the USSR, France, China and Germany who had their own missile programs. तो इस तरह इंडिया भी उन कंट्रीज़ में, उन नेशंस, उन देशों में आ गया जिसके खुद के मिसाइल प्रोग्राम्स हैं। तो दिस इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट। हमने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में पढ़ा, ओके, जो पोखरण में फर्स्ट टाइम किया गया था। एंड न्यूक्लियर टेस्ट से आप समझ सकते हो कि न्यूक्लियर टेस्ट कोई भी कंट्री फॉर द पीसफुल पर्पस ही ज़्यादातर करती है, क्योंकि ये एक तरह का पॉलिसी बना हुआ है, ओके। जितनी भी कंट्रियां हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके सब ने एक मिलकर एक पॉलिसी बनाई है कि हम एटम बॉम्ब का या फिर न्यूक्लियर एनर्जी का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर उन्हें इस्तेमाल करना ही है, अगर उसकी टेस्टिंग करनी है, तो वो किस लिए करेंगे, पीसफुल पर्पस के लिए। पीसफुल पर्पस मतलब क्या, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए करेंगे। इसके अलावा वो और कोई भी चीज़ों के लिए यूज़ ना करें। सो ऐसा नहीं है कि ये इंडिया के पास ही है, बहुत जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं सबके पास अपना खुद का न्यूक्लियर बम है। जैसे कि आपने सुना भी होगा एट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अमेरिका ने कैसे जापान में, हिरोशिमा एंड नागासाकी में कैसे एटम बॉम्ब फेंका गया था। सो उसके बाद वहाँ की हालत कैसी हो गई थी, ओके। उनको बहुत टाइम लगा वापस से ठीक होने में, वापस से सब कुछ अच्छा होने में। सो उसे देखते हुए ऐसी पॉलिसी बनाई गई कि कोई भी गलत इस्तेमाल ना करे न्यूक्लियर एनर्जी का। सो सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था इंडिया में, ऑन 11 मई 1998 इंडिया कैरिड आउट इट्स सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट टू प्रूव इट्स न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस। सो प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग रेडी, मतलब किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना, ओके। सो इंडिया ने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट 11 मई 1998 को किया था, और ये किसके लिए किया था, न्यूक्लियर प्रिपेयर्डनेस को प्रूव करने के लिए, मतलब वो रेडी है अगर कोई भी वॉर वगैरह होता है तो। 3 टेस्ट वर डन ऑन दिस डे। तो उस दिन 3 टेस्ट किए गए थे, ओके, 3 टेस्ट किया गया था। वन ऑफ देम वॉज अ हाइड्रोजन बॉम्ब, और उनमें से एक था हाइड्रोजन बॉम्ब। प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी assured that there would be no first use of nuclear weapons by India. So basically जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने क्या किया था, ये इंडिया के पॉलिसी में है कि इंडिया कभी भी, आपने सुना भी होगा कि इंडिया कभी भी फर्स्ट वार नहीं करती है, किसी के ऊपर भी अगर उनको वॉर करना है या किसी को हमला करना है तो पहले नहीं करती है। सो अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी पॉलिसी के तहत न्यूक्लियर टेस्ट किया था कि इंडिया अगर न्यूक्लियर बम या हाइड्रोजन बम बना रहा है तो वो कभी भी पहला यूज़ नहीं करेगा किसी भी कंट्री पर, ओके। अगर सामने से होता है तब वो करेंगे। बट द यूएसए इम्पोज्ड इकोनॉमिक सैंक्शन मीन्स बैन ऑन इंडिया इमिडिएटली। लेकिन यूएसए ने तुरंत ही क्या किया, इंडिया पर इकोनॉमिक मतलब कि पैसों, जो जितनी भी इकोनॉमी होती है, जो पैसे की लेन देन, बिजनेस, वो उसकी रोक लगा दी, ओके। नेक्स्ट इज मिसाइल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे पढ़ोगे आप मिसाइल डेवलपमेंट के बारे में। सो फर्स्ट इज पृथ्वी, ओके। इन 1998 इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द मिसाइल पृथ्वी एंड इन 1989 द मिसाइल अग्नि। सो आपको ये 2 याद रखना है, पृथ्वी मिसाइल एंड अग्नि मिसाइल। पृथ्वी को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था 1998 में एंड 1989 में अग्नि, ओके। दोनों मिसाइल के नाम हैं। द एंटायर वर्ल्ड टुक नोट ऑफ इंडियाज प्रोग्राम ऑफ डेवलपिंग न्यूक्लियर मिसाइल्स इंडेनियसली। सो पूरी दुनिया ने इंडिया ने जो प्रोग्राम चलाया, यस, फॉर द न्यूक्लियर मिसाइल को टेस्टिंग करने का और उसको डेवलप किया, इस चीज़ को पूरे वर्ल्ड ने, पूरे दुनिया ने देखा कि इंडिया ने कैसे इंडेनियसली, मतलब होता है लोकली, खुद के अपने ऊपर, यस, सेल्फ डिपेंडेंट होके इंडिया ने ये काम किया।
Integrated Guided Missile Development Program was conceived by and carried out under the leadership of Dr. APJ Abdul Kalam. IGMPD को बनाया सेट किया गया और उसे किसके लीडरशिप में कैरी किया गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एंड आप सब जानते हैं IGMDP क्या है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यस, एंड अब्दुल कलाम को तो मिसाइल मैन भी कहते हैं। यस, क्योंकि फर्स्ट मिसाइल उन्होंने ही डेवलप की थी और वो उनके ही लीडरशिप में IGMPD को कैरी आउट किया गया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, आप इसका नाम सुनते होंगे, अंडरटुक द टास्क ऑफ बिल्डिंग द मिसाइल्स, और उसके बाद DRDO ने क्या किया? मिसाइल्स को बनाने का काम संभाल लिया। पृथ्वी-1 अ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल वॉज गिवन टू द आर्मी। बैलिस्टिक का मतलब होता है ना कि जैसे कि एक ऐसी मिसाइल जो एक बार लॉन्च हुई है और वो जहाँ जितने टारगेट पे उसको सेट किया गया वो डायरेक्टली वहाँ जाकर गिरे। ओके, देन पृथ्वी-1 जो मिसाइल थी उसे आर्मी को दे दिया गया एंड पृथ्वी-2 was given to the air force while पृथ्वी-3 was given to the navy. ओके, एंड पृथ्वी-2 को एयरफोर्स को दिया गया, पृथ्वी-3 को नेवी को दे दिया गया। पृथ्वी हैड द कैपेसिटी टू कैरी न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ 500 to 1000 kg। सो पृथ्वी में इतनी कैपेसिटी है, इतना वो कितना तक वजन उठा सकती है न्यूक्लियर वेपन का? 500 से लेके 1000 किलो तक। पृथ्वी कुड ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 150 to 300 किलोमीटर ड्यू टू द न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल। वो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है, इसलिए वो 150 से लेके 300 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। नेक्स्ट इज अग्नि। In order that China and Pakistan get an idea of India's missile strength and India's borders remain secure, Agni first was tested. So चाइना और पाकिस्तान को एक आइडिया देने के लिए, ओके, एक उनको सब बताने के लिए कि इंडिया की जितने भी मिसाइल्स है उसकी स्ट्रेंथ, उनकी ताकत क्या है, और इंडिया के बॉर्डर को, जो उनके हमारे सरहद है, उसको सिक्योर रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए अग्नि फर्स्ट को टेस्ट किया गया। दिस मिलिट्री मिसाइल हैड रेंज ऑफ 700 किलोमीटर, और इस मिलिट्री मिसाइल का रेंज मीन्स वो कहाँ तक ट्रेवल कर सकती थी? 700 किलोमीटर। लेटर अग्नि 2 एंड अग्नि 3 वॉज ऑल्सो प्रोड्यूस लाइक दैट ऑफ पृथ्वी। इनका भी अग्नि 2 एंड अग्नि 3 को भी प्रोड्यूस किया गया। आकाश एंड नग मिसाइल्स। इन 1990 द मिसाइल आकाश was developed to fire from land into air। मीन्स आकाश मिसाइल को 1990 में आग लगाएगी, उसमें उससे फायर किया गया ज़मीन से उसे हवे में लेकर जाने के लिए। दिस मिसाइल हैज़ अ कैपेसिटी टू कैरी 720 किलोग्राम एक्सप्लोजिव मीन्स बॉम्ब वगैरह एट सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक मीन्स फ्रीक्वेंसी अबव ऑडिबल साउंड में, मीन्स आप सुनते हो ना सुपरसोनिक साउंड होता है बहुत तेज़, वैसे ही बहुत ही ज़्यादा उसका स्पीड था, और इसकी रेंज कितनी थी? 30 किलोमीटर। द मिसाइल नग वॉज मेड इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द टैंक्स ऑफ द एनिमी। और नग मिसाइल को क्यों लॉन्च किया गया? क्यों उसे बनाया गया? क्योंकि वो जो दुश्मनों के टैंक होते थे उसको डिस्ट्रॉय, उसे ख़त्म कर देती थी। इट इज़ ऑफ फायर एंड फॉरगॉट टाइप। फायर एंड फॉरगॉट टाइप का मतलब वो ऐसे मिसाइल को कहते हैं ना, जैसे कि एक बार आपने उसमें आग लगा दी, यस, आपने उसको लॉन्च किया, फिर आप ऐसा भूल जाओ, वो खुद ही अपना टारगेट सेट करती है और खुद जाके हिट करती है टारगेट को। ओके, इंडिया हैज़ अ मिलिट्रीली बिकम सिक्योर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल। सो मिलिट्री के तौर पर इंडिया और मजबूत हुआ और सेफ हो गया, मिलिट्री को और सेफ्टी मिली, क्यों? मिसाइल्स के प्रोडक्शन से। ओके, नेक्स्ट इज स्पेस रिसर्च। इन 1961 इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च NCRS launched India's first research rocket from Thumba Equilateral Launch Center in Thumba in the state of Kerala। सो केरला में ये थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च सेंटर, थुम्बा उस जगह पर, वहाँ पर 1961 में NCRS ने सबसे पहला फर्स्ट रिसर्च रॉकेट सेंटर लॉन्च किया, मीन्स वहाँ पर सेटअप किया। इन 1969 आवर इंडिजिनसली मतलब मैंने आपको बताया था लोकली बिल्ट रॉकेट रोहिणी 75 वॉज सक्सेसफुली लॉन्च। सो अपने ही खुद के लॉन्च पैड से इंडिया ने 1969 में अपना खुद का बनाया हुआ रॉकेट रोहिणी 75 लॉन्च किया। द नेक्स्ट स्टेज वॉज अ सक्सेसफुली लॉन्च ऑफ द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट
आर्यभट्टा इन 1975 विद द हेल्प ऑफ द सोवियत यूनियन। और इंडिया ने उसके नेक्स्ट स्टेप क्या था, इंडिया का सक्सेसफुली लॉन्च करना भारत का सबसे पहला सैटेलाइट। आपको ये जीके वगैरह में पूछ सकते हैं, आर्यभट्ट, जो कि 1975 में लॉन्च किया गया, किसके हेल्प से, सोवियत यूनियन के हेल्प से। दिस सक्सेस प्रूव दैट इंडिया साइंटिस्ट हैज़ इंडिजिनियसली बिल्ड एंड लॉन्च अ सैटेलाइट। सो इस सक्सेस के इससे जो सक्सेस मिला, इससे क्या पता चला कि हिंदुस्तान के जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने लोकली बनाया हुआ सैटेलाइट को किस तरह से खुद ही लॉन्च किया। इंडियन साइंटिस्ट वर कॉन्फिडेंट दैट दे कुड एक्वायर द टेक्नोलॉजी फॉर सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम द अर्थ स्टेशन एंड टू असेस द वर्किंग ऑफ द सैटेलाइट। सो इंडियन साइंटिस्ट को इतना कॉन्फिडेंट था कि वो ऐसे टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं उस पर, कि अगर वो अर्थ से मैसेज भेजे तो वो सैटेलाइट को एसेस कर पाए, वो सैटेलाइट उसे एसेस कर पाए और उसके अकॉर्डिंग वो काम करे। ओके, सो दिस मच इज़ दी, and I will let you know the second part of this lesson in my next upcoming video, and thank you for watching. Keep learning with me. Stay safe.